हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नलिनी पर। तो दोस्तों आज हम क्या करेंगे, पॉलिटी का जो टॉपिक है मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार वाला टॉपिक फंडामेंटल राइट वो हम लोग कवर करेंगे और इसी से रिलेटेड हम लोग जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मूल अधिकार, पहली बात है कि जो फंडामेंटल राइट है यानी कि मूल अधिकार वो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। ठीक है, कहाँ दिए गए हैं? मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका, क्योंकि हम मूल अधिकार पढ़ रहे हैं तो 12 से 35 पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद, ठीक है, तो जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। तो हम एक एक करके महत्वपूर्ण जो मूल अधिकार हैं उनको पढ़ेंगे। तो उनमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, जैसे कि अनुच्छेद 12 की अगर जो हम बात करें तो अनुच्छेद 12 में है, अनुच्छेद 12 में दे रखा है राज्य की परिभाषा। जैसे अनुच्छेद 1 में था ना राज्य की परिभाषा, वैसे ही अनुच्छेद जो 12 है उसमें भी राज्य की ही परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में क्या है कि मूल अधिकारों से असंगत तथा उन्हें कम करने वाली विधियाँ। ठीक है, मतलब अगर जो कोई कानून जो है संसद द्वारा कोई कानून बनाया जाता है जो कि क्या है मूल अधिकारों को कम कर रही है या उनका हनन कर रही है, तो वो क्या होगा, शून्य घोषित किए जाएंगे, मतलब वो कानून जो है वो मान्य नहीं होंगे। तो क्या है, मूल अधिकारों, अनुच्छेद 13 जो है ये मूल अधिकारों को क्या प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को शक्ति प्रदान करता है और ये क्या बोलता है कि मूल अधिकारों से असंगत तथा उन्हें कम करने वाली विधियों का उल्लेख किया गया है। मतलब अगर जो संसद द्वारा कुछ ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे मूल अधिकारों को मतलब युक्ति निर्बंधन द्वारा उन्हें कम तो किया जा सकता है, बट ऐसे नहीं कि कुछ भी वो कर दो और कुछ भी कानून बना दो और हमारे मूल अधिकारों को कम कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये क्या होंगे फिर, मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 13 के तहत जो भी कानून बनाया है संसद ने वो शून्य घोषित होंगे। तो ये अनुच्छेद 13 में दे रखा है। फिर अनुच्छेद 14 से 18 जो है, अनुच्छेद 14 से 18 जो होता है वो होता है समानता का अधिकार। क्या होता है, समानता का अधिकार। तो 14 से 18 समानता का अधिकार होता है। तो एक एक करके देखेंगे कि इनमें क्या क्या है। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, मतलब विधि का शासन जो है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है वो किस में दे रखा है, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण, ये अनुच्छेद 14 में दे रखा है। तो अनुच्छेद 14 क्या है, विधि के समक्ष समानता या विधि का शासन। फिर अनुच्छेद 15 आता है आपका धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। तो किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 आधार पर धर्म, वो मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, धर्म 1, मूलवंश 2, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 5 ये कहता है। अनुच्छेद 15 ये कहता है। फिर अनुच्छेद 16 बोलता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, मतलब जो नौकरियों में समझ लीजिए आप लोग, लोक नियोजन या नौकरियों में अवसर, मतलब समान अवसर जो है, चाहे वो स्त्री हैं, चाहे वो पुरुष हैं, चाहे वो कोई भी नागरिक है, उनको समान महत्व दिया जाएगा, उनको समान अवसर दिया जाएगा। तो लोक नियोजन में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में दिया गया है। इसको सामाजिक न्याय से भी वर्णन किया जाता है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा जो है अनुच्छेद 16 में है। फिर अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, मतलब किसी भी तरह से किसी अस्पृश्यता का अंत, मतलब किसी भी तरह से भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के साथ, अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 18 बोलता है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत की बात करता है। तो क्या क्या पढ़ा हमने, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, 13 जो है मूल अधिकारों से असंगत जो है और उन्हें कम करने वाली जो विधियां हैं वो अगर जो संसद कोई ऐसे विधियां बना रही है तो वो शून्य घोषित होंगे अगर जो मूल अधिकारों का हनन कर रही है। फिर 14 से 18 तक जो है वो समानता का अधिकार है। इसमें पहला 14 आता है विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। ठीक है, इसको विधि का शासन भी बोलते हैं जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। फिर 15 जो है मूल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव का निषेध। फिर 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, 17 है अस्पृश्यता का अंत और 18 है उपाधियों का अंत। यह आपका
समानता का अधिकार। फिर आता है आपका 19 से 21। 19 से 21 आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 21 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो 19 में क्या है? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को मतलब बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं पे भी सम्मेलन कर रहे हैं अगर जो हम संगठन बना रहे हैं, ये सारी जो स्वतंत्रता हमको मिल रखी है, चाहे हम निजता का अधिकार, तो ये सारी जो स्वतंत्रता है वो कहाँ से मिल रखी है हमको? अनुच्छेद 19 से मिल रखी है। तो अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 19 में है। फिर नेक्स्ट आता है आपका 20। अनुच्छेद 20 क्या बोलता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब अगर जो किसी ने अपराध किया है तो ऐसा नहीं है कि उसको जो है जो अपराध है, जैसे दोहरे दंड, एक अपराध किया है उसने तो वो एक ही सज़ा उसको मिलेगी, मतलब ऐसा नहीं कि दो बार सज़ा मिल रही है किसी व्यक्ति को। ठीक है। दूसरा कि अगर जो जिस समय उसने अपराध किया है उसी समय जो कानून था उसी के अनुसार उसको सज़ा दी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने अपराध किया 4 साल पहले और उसको सज़ा मिल रही है 4 साल बाद, लेकिन जो उसके लिए कानून रहा होगा, क्योंकि कानून में बदलाव तो होते रहते हैं, चेंजेस तो आते रहते हैं, तो 4 साल पहले उस अपराध के लिए जो कानून बना हुआ था उसको सज़ा जो है उसी के अनुसार मिलेगी, उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो पहला 19 में हमने क्या पढ़ा? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में पढ़ा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें यह आता है कि भूतलक्षी कानूनों से संरक्षण, मतलब जिसने जो पहले अपराध किया है उसको सज़ा जो है उसी के आधार पर मिलेगी, और जो सज़ा मिलेगी 4 साल पहले अगर जो किसी ने मतलब फॉर एग्जांपल जैसे 2, 3, 4 साल पहले किसी ने अगर जो कुछ अपराध किया है तो उसको सज़ा जो है उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आज के कानून के अकॉर्डिंग मिलेगी, उस समय उस से संबंधित सज़ा के लिए जो कानून था उसी के अकॉर्डिंग उसको सज़ा मिलेगी। फिर अनुच्छेद 21 क्या बोलता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार भी इसी में समाहित है। ठीक है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 21 में है। और 21 के काम में है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार ये पहले तो मूल संविधान में तो नहीं था, लेकिन ये जोड़ा गया आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2022 के द्वारा जो है इसको क्या किया गया है? ऐड किया गया है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। 21 के काम में है। तो 19 से 21 तक मैंने क्या बोला? स्वतंत्रता का अधिकार है। और स्वतंत्रता के अधिकार में 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 21 के काम में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, जो कि 86वां संविधान संशोधन है। फिर 22, 23, 24 आता है आपका। 22, 23, 24 जो है ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मतलब शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार जो है ये 22, 23, 24 में आता है। तो 22 में क्या है? 22 अनुच्छेद 22 बोलता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है। तो गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संरक्षण जो है अनुच्छेद 22, मतलब जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस व्यक्ति को, उसको जो है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। 24 घंटे के अंदर जो है उसको नज़दीकी जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने उपस्थित होने का अधिकार है। उसको जो है अपने पसंद का जो वकील वो करना चाहता है उसको चुनने का अधिकार है। ये सब चीज़ें मतलब उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और उसको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है। तो गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध के विषय में संरक्षण है। ठीक है। जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसको गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार है। 24 घंटे के अंदर अपने मनपसंद वकील चुनने का अधिकार है। और मजिस्ट्रेट के सामने जो है 24 घंटे के अंदर जो है वो खड़ा होने का अधिकार है। 23 क्या कहता है? मानव का दुर्व्यापार और बालाश्रम का निषेध, मतलब मनुष्य जो है मनुष्य का दुर्व्यापार नहीं होगा, और बालाश्रम जो बाल श्रम है उसका भी निषेध किया गया है अनुच्छेद 23 के अनुसार। ठीक है। और मानव का दुर्व्यापार भी नहीं होगा। फिर अनुच्छेद 14 बोलता है कि कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का प्रतिषेध, मतलब जो कारखानों में जो कम उम्र के बालक जो है वो काम करते हैं तो उनका प्रतिषेध बताया गया है। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो है वो कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं। तो शोषण के विरुद्ध 22, 23, 24 है।
22 जो ये बोलता है गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध के विषय में संरक्षण। 23 बोलता है मानव के दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का निषेध। और 24 बोलता है कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का प्रतिषेध होगा, मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो है कारखाने में काम नहीं कर पाएंगे। फिर आता है आपका 25, 26, 27, 28। तो 25 से 28 जो है ये आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 जो है वो बोलता है कि अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो अंतःकरण की धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस में दी है? अनुच्छेद 25 में दी है। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 ही हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 के तहत जो भी हम धार्मिक कार्य करते हैं, जैसे नवरात्रि पूजन होते हैं या किसी का लंगर की व्यवस्था जो है, जो इस सिख धर्म में अपनाया गया है, ठीक है, तो ये जो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन हम लोग करते हैं तो ये अनुच्छेद 26 के तहत करते हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। फिर 27 है कि किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, मतलब कोई भी विशेष धर्म जो है अपने धर्म की रक्षा के लिए ही समझ लीजिए ये क्या कर सकता है, उसको मतलब बढ़ाने के लिए, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए करों टैक्स का कलेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो टैक्स कलेक्शन जो है वो अनुच्छेद 27 में है। फिर अनुच्छेद 28 कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के बारे में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, मतलब धार्मिक शिक्षण संस्थान जो है वहाँ पे उपस्थित होने के बारे में जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 28 जो है वो प्रदान करता है। तो 25 से 28 हमने क्या बोला, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। और 25 में धर्म अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। फिर 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। 27 विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों, मतलब टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने के बारे में बताता है। और 28 जो है वो धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना के बारे में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करता है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 और 30 जो है अनुच्छेद 29 और 30 जो है वो शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार है। ठीक है, तो ये अल्पसंख्यकों से 29 और 30 जो है वो अल्पसंख्यकों से संबंधित है। ठीक है, तो मूल अधिकार में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद जो है वो क्या है, अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 क्या है, अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अनुच्छेद 29 ये बोलता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी विशेष भावना, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, और मतलब वो अपनी संस्कृति जो भी उनकी है, अल्पसंख्यक वर्ग की संस्कृति, लिपि कुछ भी है उनका, तो उनको बनाए रखने का उसका अधिकार है। और 30 ये बोलता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकता है अल्पसंख्यक और प्रशासन कर सकता है, ये अल्पसंख्यकों का अधिकार है। तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को जो अधिकार है वो अनुच्छेद 30 बोलता है। तो 29, 30 अल्पसंख्यकों से संबंधित है। और ये क्या करता है, अल्पसंख्यकों को विशेष नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 जो है वो निरसित किया गया है, जो कि अनुच्छेद 31 में था आपका संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है उसको निरस्त किया गया है। और वर्तमान में इसको अनुच्छेद 300 के का में जो है एक कानूनी अधिकार घोषित किया गया है। तो अनुच्छेद 31 क्या है, उसको समाप्त कर दिया गया है, जो कि पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था और वर्तमान में ये क्या है, 44 पहले मतलब संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार था, लेकिन वर्तमान में इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 300 के काम में इसको क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है, समाहित कर दिया गया है। फिर अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा का रूप दिया है, मतलब संविधान की आत्मा का है अनुच्छेद 32 को। फिर आता है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 जो है वो सशस्त्र बलों से संबंधित है, सैनिकों से संबंधित है। सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस एवं अन्य के मौलिक अधिकारों पर युक्ति प्रतिबंध लगाने का शक्ति, संसद की शक्ति। तो जो ये सशस्त्र बल होते हैं, अर्धसैनिक बल होते हैं, पुलिस होते हैं, ठीक है, इनके जो मतलब इन पर जो, क्योंकि जो मूल अधिकार जनता को दिए गए हैं ये इनको नहीं दिए जा सकते हैं। ठीक है, जनता को जो अधिकार दिए गए हैं वो इनके सैनिकों को नहीं दिया जा सकता है। जैसे सशस्त्र बल हो गया, अर्धसैनिक बल हो गया,
ठीक है, पुलिस हो गया, इनको जो है इन पर युक्त निर्बंधन जो है वो अनुच्छेद 33 के तहत लगाया जाता है संसद के द्वारा। और ये शक्ति किसको प्रदान की गई है? संसद को शक्ति प्रदान की गई है। फिर अनुच्छेद 34 है। अनुच्छेद 34 क्या कहता है कि अनुच्छेद 34 कहता है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त हो तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन, मतलब कहीं पर अगर जो सैनिक शासन कहीं पे है, ठीक है, अगर जो किसी क्षेत्र में सेना विधि है मतलब सैनिक शासन है, तो इसके अधिकार जो मौलिक अधिकार है उनका निर्बंधन किया जा सकता है। ठीक है, उनको एक हद तक सीमित किया जा सकता है। ठीक है, तो किसी क्षेत्र में अगर जो सेना विधि प्रवृत्त है तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन किया जा सकता है। और अनुच्छेद 35 कहता है कि इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए प्रावधान, मतलब जो ये अनुच्छेद 31, 32, 33 है, ये 32, 33, 34 है, तो इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए जो प्रावधान दिया गया है वो अनुच्छेद 35 में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक शॉर्ट नोट है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, वो अधिनियम तो 2009 का है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है वो कब का है? 2009 का है, लेकिन जो लागू हुआ था ये हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, तो ये थे आपके अनुच्छेद 12 से 35, बिल्कुल क्विक रिवीजन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोगों का फटाफट से रिवीजन हो जाए। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा, 13 में है कि अगर जो कोई कानून जो है संसद द्वारा बनाया जाता है कि जो मूल अधिकारों के से असंगत है तो उन्हें जो है मतलब उनको असंगत घोषित किया जा सकेगा, उनको शून्य घोषित किया जा सकेगा। 14 से 18 समानता का अधिकार है। 14 में है विधि के समक्ष समानता, मतलब विधि का शासन। और 15 है धर्म, मूलवन, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15, 16 के बाद है 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता या सामाजिक न्याय भी इसको बोलते हैं। 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 है उपाधियों का अंत। फिर 19 से 21 है स्वतंत्रता का अधिकार, और इसमें है 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 21 के क में है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 22, 23, 24। गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध के संबंध में संरक्षण 22 के तहत होता है। मानव दुर्व्यापार, बालाश्रम का निषेध जो है वो 23 के अंतर्गत, और कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो प्रतिषेध होता है वो 24 के अंतर्गत है। फिर 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 में है कि धर्म को मानने आचरण करने का अधिकार 25 में है। फिर 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। फिर 27 है कर टैक्स जो इकट्ठे करते हैं विशेष धर्म के लोग उनके लिए, और जो शिक्षण संस्थानों में जो उपस्थित होते हैं उसकी स्वतंत्रता 28 के तहत है। ठीक है, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक जो उपासना के बारे में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। फिर 29, 30 जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो लिपि संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार जो है वो 29 के तहत, और 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन अल्पसंख्यकों द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 30 के तहत। फिर 31 संपत्ति का अधिकार को निरसित किया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 33 सशस्त्र बल अर्धसैनिक बलों का के जो अधिकार है वो उन पर युक्त निर्बंधन जो है वो संसद द्वारा लगाया जा सकता है। 34 है कि अगर जो किसी क्षेत्र में सेना है मतलब सेना विधि प्रवृत्त है तो अधिकार उनके जो अधिकार है वहाँ पे मूल अधिकार, वहाँ नागरिकों के मूल अधिकारों पर निर्बंधन किया जा सकता है। फिर 35 इस भाग के उपबंधों को किस तरह से प्रभावित करना है उसके लिए दिया गया है। फिर नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का है, लेकिन जो ये लागू हुआ था ये 1 अप्रैल 2010 से हुआ था। तो ये थे आपके दोस्तों मूल अधिकार, जो कि हमने 12 से 35 डिटेल इनको देखा है। और अगर जो आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी दोस्तों। इसमें सब कुछ कवर किया गया है जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग देखें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो।